नमस्कार। आज हमारे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संज्ञा से अव्यय तक का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका था 19 प्रश्नों का। आज हम उसी का सेकंड पार्ट है जिस पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में उनका रिवीजन भी फटाफट करते जाएंगे। तो 20वां प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। 20वां प्रश्न है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है आपसे पूछा है। तो बीमार की विशेषता बता रहा है थोड़ा, और थोड़ा, कम, ज्यादा ये सभी परिमाण बताते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ना तो कालवाचक है, ना स्थानवाचक है, ना रीतिवाचक है। यहाँ परिमाण को बता रहा है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है कोई चीज कम है या ज्यादा है, कितनी है, तो इसको परिमाण को बताने वाले को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 21वां प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर है भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और भाववाच्य जहाँ पर भी कहा मुझसे खाया नहीं जा रहा है, या मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मुझसे उठा नहीं गया, जहाँ भी इस प्रकार के वाक्य होंगे तो आप सीधे सीधे वहां बताएंगे कि भाववाच्य है। 22वां प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण बनाएंगे तो इससे बनेगा अपेक्षित। जैसे स्वेच्छा से बनता है स्वेच्छित, या फिर जो है निषेध से बनता है निषेधित। इसी प्रकार अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित। विकल्प डी सही है। 23वां प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल का कपड़ा है, उसकी विशेषता बताते हुए लिखा है 4 गज। तो 4 से यहाँ आपको लग सकता है कि संख्या को बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो गज लगा हुआ है यह परिमाण को बता रहा था, अर्थात नाप को। तो नाप को जहां पर भी बताएगा वहां आपका परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो 4 गज में परिमाण बोधक है। अगर यही बताता कि 4 व्यक्ति, तो वहां पर संख्यावाचक रहता। जैसे 3 कमरे, तो वहां पर भी संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन जैसे कह दिया 4 मीटर, 4 गज, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जहां भी ऐसा कहेगा तो हमारा होगा परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, परिमाण बोधक। 24वां प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न होने के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं? तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 6 भेद होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। 25वां प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण हमेशा ही क्रिया के आधार पर होता है। जैसे कोई शब्द भी आपको दिया है, जैसे दे दिया कि वृक्ष है, तो वृक्ष आप एक क्रिया को साथ लेते हुए एक वाक्य बना लेंगे। वृक्ष लगाया जाता है, या वृक्ष के पत्ते गिर गए, या वृक्ष सीधा खड़ा है। तो इसको बनाने से आपको समझ आएगा खड़ा है अर्थात यह पुल्लिंग है। जैसे पत्ती गिरती है, पत्ती गिरी, तो यहाँ पर क्रिया गिरी है, तो आप देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से वाक्य को जब आप क्रिया के साथ बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा हिंदी भाषा में कि उसका लिंग निर्धारण क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? क्रिया के आधार पर किया जाता है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। आगे भी और उदाहरण के द्वारा हम बताएंगे कि किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप कैसे उसका लिंग निर्धारण कर सकते हैं क्रिया के साथ जोड़कर। 26वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री। विकल्प सी देखिए, ये कभी कभी वर्तनी की शुद्धि में भी बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी क्या बहुत बार ये प्रश्न आया है, कौन सा सही है, कवयित्री किस प्रकार लिखा जाता है? तो आप अच्छे से देख लें, सी कवयित्री, यही है कवि का स्त्रीलिंग शब्द। 28वां प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विकल्प ए सही है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, नई साड़ी है, साड़ी की विशेषता बता रहा है नई शब्द, तो यह विशेषण है। विकल्प डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से अलग जगह गई कूद कर, तो ये जब जहां भी अलगाव को दिखाता है वहां पर कौन सा कारक होता है? फर्स्ट वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अपादान कारक होता है। तो क्वेश्चन 30 का विकल्प डी सही है, अपादान कारक। जब भी से आए, से का चिन्ह दिखाई दे और साथ साथ अलगाव भी मिले, अलगाव दृष्टिगत हो वहां पर, तो हमेशा ही अपादान कारक होगा। और अलगाव न दृष्टिगत हो और से चिन्ह दिखाई पड़े तो वहां पर अपादान नहीं होगा, तब वहां पर करण कारक होगा। तो यहाँ 30वां में अपादान कारक है क्योंकि अलगाव दिखाई दे रहा है। एक 30वां प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे चलता है, चलना एक क्रिया है, चलना की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। विकल्प बी सही है। 32वां प्रश्न है, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। आहा शब्द एक अव्यय है। अब अव्यय क्या चीज है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार के वाक्य में उसी प्रकार यूज किए जाते हैं, उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, न किसी कर्ता के अनुसार बदलते हैं, न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, किसी के भी अनुसार वो अपने आप को बदलते नहीं हैं। वो जहां भी प्रयोग होंगे अपने ही रूप में प्रयोग होंगे। जैसे आहा, आहा शब्द है, आप कहीं भी इसको लगाकर देख लीजिए वो आहा ही रहेगा। जैसे जो चीजें बदल जाती हैं वो अव्यय नहीं होती, और जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसे वाह क्या बात है, तो यहाँ पर वाह भी हर जगह यूज होगा, वाह ही लिखा जाएगा। उसकी मात्रा में लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आहा वाह ये सारे शब्द हैं अव्यय। तो 32वां का विकल्प सी सही है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग का पता लगाने के लिए, स्त्रीलिंग का पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ इस वाक्य को पूरा पूरा पढ़ेंगे। जैसे नदी, नदी बहती है, बहती, तो यह स्त्रीलिंग हुई। इलायची, इलायची खाई जाती है, इलायची हरी होती है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ क्योंकि होती है इसके साथ आ रहा है, तो क्रिया स्त्रीलिंग को बता रही है यहाँ पर। इसलिए नदी, इलायची, प्यास लगी है, प्यास लगी हुई है, तो प्यास लगती है, ये हर प्रकार से क्रिया इसकी बता रही है कि ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। पानी, पानी पिया जाता है, पानी गिर रहा है, पानी बह रहा है, तो पानी हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो इसमें पूछा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो आंसर बी इज करेक्ट, पानी। 34वां प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुत शब्द का स्त्रीवाचक हो जाएगा सुता, अर्थात हमने सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया, आ लगाया है, तो लास्ट में जो भी शब्द लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो सुत में हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो सुता बन गया। तो विकल्प डी सही है। किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? आ प्रत्यय। आंसर इज डी। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण यानी विशेषता किस वाक्य में बताई जा रही है? राम जाता है, कोई शब्द नहीं है विशेषण। सीता फल खाती है, यहाँ भी कोई विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय कैसी है? काली है। तो यह विकल्प सी सही है, विशेषण का प्रयोग हुआ है, मेरी गाय काली है। 36वां प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वही शब्द हमको बताना है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, ठीक है। तो वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर सवार। तो 36वां का विकल्प ए सही हो जाएगा, वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। बाकी सत्ताधीश, सत्ता का आधीश, गंगा जल, गंगा का जल, रेखा चित्र, रेखा का चित्र, ये सभी जो है हमारे अधिकरण कारक नहीं है। विकल्प ए हमारा अधिकरण कारक है, वाहनारूढ़। 37वां प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को हमारा किस कारक चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। 38वां प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है दात्री। विकल्प सी सही है, दात्री, ठीक है। 39वां प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा। फिर से हमारा अपादान कारक आ गया, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग होकर ही गिरेगा, जमीन पर आएगा, तो यहाँ भी अलगाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अपादान कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां भी अलगाव प्रतीत हो
से चिन्ह दिखाई दे और अलगाव प्रतीत हो तो आप वहां बताएंगे अपादान कारक। तो 39 का विकल्प ए सही है। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जहां पर संख्या बताई जाती है वो संख्यावाचक विशेषण, जहां सर्वनाम का प्रयोग हो सार्वनामिक विशेषण, परिमाण को बताए तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। तो आज हमने 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है जो संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक पर सीटेट तथा यूपीटेट में पूछे गए हैं। तो आगे हम इस पे और क्वेश्चंस बनाएंगे पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 तक। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और फटाफट अपनी यूपीटेट की तैयारी को कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।